चलिए लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन दिया था एक रजिस्टर है 400 ओम का, तो आपको वैल्यू दी हुई है R इज इक्वल्स टू 400 ओम। एक इंडक्टर दिया है जिसका इंडक्टेंस है कितना 5 बाई पाई हेनरी। हाँ इधर 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 5 बाई पाई हेनरी। और एक कैपेसिटर दिया है जिसका की कैपेसिटेंस है 50 अपॉन पाई माइक्रो फैरेड। उसके बाद दिया हुआ है कि सब के सब सीरीज में कनेक्टेड है अक्रॉस अ सोर्स ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज ऑफ E इज इक्वल्स टू आपको दिया है 140 साइन पाई टी वोल्ट्स। आपको वोल्टेज दिया और पूछ रहा है कि फाइंड द वोल्टेज आरएमएस अक्रॉस द रेजिस्टर, अक्रॉस द इंडक्टर, अक्रॉस द कैपेसिटर। तो आप लोगों ने सबने ओम्स लॉ पढ़ा हुआ है। ओम्स लॉ के हिसाब से V इज इक्वल्स टू आई आर फॉर रेजिस्टेंस। तो ये क्या हो जाएगा I इंटू आर। अच्छा देखो यहाँ पे अगर आरएमएस वोल्टेज निकालोगे तो यहाँ पे आरएमएस करंट रख देगा, अगर मैक्सिमम वोल्टेज निकालोगे तो मैक्सिमम करंट रख देगा। तो यानी कि देखो आपको ये अगर निकालना है, आर को दिया ही हुआ है, आपको बस आई की वैल्यू निकालना है। V इज इक्वल्स टू आई इंटू रेजिस्टेंस, तो आई और इंडक्टर का रेजिस्टेंस क्या होता है एक्स एल। उसके बाद देखो DC आई इंटू एक्स सी। अब एक बात बताओ कि ये किसकी वैल्यू होती है, ई आर एम ई नॉट, यानी कि मैक्सिमम वोल्टेज आपको दे रहा है। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हमको यहाँ पे मैक्सिमम वोल्टेज इस सर्किट का दिया हुआ है 140 वोल्ट। याद रखना ईएमएफ की इक्वेशन में जो सामने जो लगा रहता है ना, ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ईएमएफ। अब एक बात बताओ, इस सर्किट में तीनों चीजें एक साथ जुड़ी हुई है, तो तीनों चीजों का कंबाइंड एक रेजिस्टेंस होगा, जिसे हम क्या कहते हैं इंपीडेंस कहते हैं। और उस इंपीडेंस की यानी कि टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी होती है आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सटी तो होल स्क्वायर। तो आर का हमको सीधा सीधा दिया हुआ है, एक्सएल और एक्ससी निकालना पड़ेगा। एक्सएल क्या होता है ओमेगा इंटू एल, और ओमेगा क्या होता है क्वेश्चन में दिया होगा आपको। क्वेश्चन में देखो ओमेगा की वैल्यू आप लोगों को दे रखी है यहाँ पे पाई, सीधे सीधे दी हुई है, यहाँ पे टेंशन वाली बात नहीं। इसकी जगह पे हम लोग लिख सकते हैं क्या पाई इंटू एल। एल कितना दिया हुआ है 5 बाई 5 तो यहाँ से ये ओम्स में आ जाएगा। मैंने आप लोगों को टास्क दिया था कि इसकी यूनिट ओम कैसे आ रही है, ये आप लोगों को फाइंड आउट करना है। यहाँ से इसमें किया वो कोशिश एक्ससी के बारे में मैंने बता दिया था कि ओम कैसे बना, इसके लिए आपको बोला था सोच के आना नहीं। चलो कोई बात नहीं। तो देखो एक्सएल यहाँ से ये कट जाएगा 5 ओम आ गया, तो एक्सएल की वैल्यू 5 ओम आ गई। और एक्ससी की वैल्यू निकालते हैं, एक्ससी क्या होता है 1 अपॉन ओमेगा इंटू सी। ओमेगा दिया हुआ है कितना 5, और सी की वैल्यू कितनी है 50 बाई 5। तो 50 बाई 5, 5 से 5 कट गया, ये कितना आ जाएगा 1.02 ओम। 1/50 यानी कि 0.02। बस यहां से आप इस सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं, जिसको हम इंपीडेंस कहते हैं। तो यहाँ पे निकाल लेना इसको, एक मिनट, ये 10 टू द पावर माइनस 6 भी है, ये हम लोग भूल गए। और ये मिली हेनरी में है कुछ, हाँ तो ये ऊपर चला जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो ये जो दिया हुआ है 10 टू द पावर माइनस 6 भी था, तो जब ये ऊपर चला जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 10 टू द पावर 4, चल इतना ही हो जाएगा। तो ये हमको मिल गया एक्ससी की वैल्यू। तो यहाँ पे आप पुट कर देना 400 का स्क्वायर प्लस ये कितना है, ये पक्का मिली हेनरी वगैरह के लिए था ना, ठीक है। चलो तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं क्या 5 माइनस 2000 का स्क्वायर। तो यहाँ से आपको जेड की वैल्यू मिल जाएगी। और अगर आपको जेड की वैल्यू मिल गई तो देखो मैक्सिमम ईएमएफ डिवाइडेड बाय इस सर्किट का रेजिस्टेंस। तो देखो आई नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा इस सर्किट का ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस, वही लगाया ना हमने V इज इक्वल टू आई आर। इसको हम लोगों ने क्या लिख दिया ई नॉट, इसको क्या लिख दिया आई नॉट, और सर्किट का जो रेजिस्टेंस है वो होता है इंपीडेंस। इसी से देखो मैंने ये वाला फॉर्मूला लिखा है, यही लगा रहा हूँ V इज इक्वल टू आई आर। तो यहाँ से फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे, आई नॉट की वैल्यू आ जाएगी 140 डिवाइडेड बाई ये जेड जो भी आएगा। तो आई नॉट की जैसी वैल्यू आई, लेकिन क्वेश्चन में हमको क्या पूछा है V आरएमएस निकालना है हमको।
मैंने लिखाया था कि सारे वोल्टेज की आरएमएस वैल्यू निकालना है। तो अगर हमारे पास आई नॉट आ गया तो हमें पता है एक फॉर्मूला कि आई आर एम एस इज इक्वल टू क्या होता है, आई नॉट अपॉन रूट टू। तो यहाँ से हम आई आर एम एस निकाल लेंगे और आई आर एम एस की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो वोल्टेज भी हमको क्या मिलेगा, आर एम एस। आप लोगों को रिवीजन करके आना चाहिए तो ज्यादा चीजें समझ में आएंगी। क्या ये सारी चीजें हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं? आज कुछ भी हम लोगों ने नया नहीं पढ़ा है, सारी चीजें पुरानी हम लोगों ने डिस्कस की थी। जिनको समझ में नहीं आया उनके लिए मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ। इस क्वेश्चन में ना एक रेजिस्टेंस लगा था, एक इंडक्टर लगा था और एक कैपेसिटर लगा था एक एसी सोर्स के अक्रॉस। कितना हमको समझ में आ गया? ये एसी सोर्स का जो वोल्टेज था वो था 140 साइन पाई टी, साइन पाई टी। एक्चुअली ना ईएमएफ का जो इक्वेशन होता है वो होता है मैक्सिमम करंट इनटू साइन ओमेगा टी। इसको और इसको कंपेयर किया तो मुझे पता चला कि ई नॉट की वैल्यू देखो, इसको और इसको कंपेयर करो 140 वोल्ट है, इसको और इसको कंपेयर करो ओमेगा की वैल्यू कितनी है, 5। हमको ये चीज इक्वेशन 3 मिल गई। अब इस सर्किट में अगर करंट दौड़ रहा है, यहाँ पे अकेला रेजिस्टेंस तो नहीं, तीन चीजें हैं। और जब तीन चीजें इकट्ठे आ जाती है ना तो इस सर्किट का जो टोटल रेजिस्टेंस होता है उसको हम लोग कहते हैं क्या, इम्पीडेंस। इम्पीडेंस जेड से इसको डिनोट करते हैं। और इस जेड की वैल्यू कितनी होती है, आर स्क्वायर माइनस सॉरी प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर। अगर इस सर्किट का तुमको वोल्टेज पता है, अगर उसके रेजिस्टेंस से डिवाइड कर दोगे तो क्या मिल जाएगा आपको, करंट मिल जाएगा। भाई सर्किट का देखो वोल्टेज मुझे पता है मैक्सिमम वाला, और V इज इक्वल्स टू आई आर। अगर मुझको मैक्सिमम वोल्टेज पता है, अगर मैं इस सर्किट के रेजिस्टेंस से डिवाइड कर दूं तो मुझे मैक्सिमम करंट मिल जाएगा। तो देखो मैक्सिमम वोल्टेज पता है, इस सर्किट का रेजिस्टेंस इतना है, बस रेजिस्टेंस निकालो, वोल्टेज दिया हुआ है, आपको करंट मिल जाएगा। तो वही काम हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। यहाँ पे ये वाला इक्वेशन लगाऊंगा मैं, ई नॉट इज इक्वल्स टू आई नॉट जेड। तो यहाँ से हमको मिल जाएगा आई नॉट की वैल्यू समथिंग 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 एम्पियर। अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि आपको रेजिस्टेंस के अक्रॉस आरएमएस वोल्टेज निकालना है, V इज इक्वल्स टू आई आर। यहाँ पे अगर आरएमएस वोल्टेज निकालना है तो आरएमएस करंट से मल्टीप्लाई करना होगा। अब ये आरएमएस करंट में कैसे निकालू, मुझे तो मैक्सिमम करंट मिला है, तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है कि आई आरएमएस इज इक्वल्स टू होता है आई नॉट अपॉन रूट। तो ये वाला फॉर्मूला यूज करके मैं आई आरएमएस निकाल सकता हूँ। आर दिया हुआ है तो मैं ये निकाल लूंगा वी आरएमएस। उसके बाद अगली चीज क्या निकालनी थी हमको, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर, और उसके लिए फॉर्मूला क्या है, ये वाला फॉर्मूला है। एक्सएल तो आप पहले ही निकाल चुके हो, यहाँ पे देखो ये एक्सएल आप लोग निकाल चुके हो, उसको मल्टीप्लाई कर आई आरएमएस, ये भी निकल गया, ये भी निकल गया। ठीक, चलो आज के नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर चलते हैं हम लोग। इस टॉपिक को समझने से पहले आपको थोड़ा सा एक नॉलेज, देखो आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर ही अगले 2-3 टॉपिक डिपेंड करते हैं। अब एक बात देखो यहाँ पे, उसी में हाँ तो हम लोग ने डिस्कस कर लिया था कल कि जब इस के बराबर नहीं होता तो किसके बराबर होता है, तीनों का फेज अलग अलग है, इसलिए अंडर रूट वी आर का स्क्वायर प्लस वी एल माइनस बी सी का होल स्क्वायर इसके बराबर होता है। मैंने आप लोग को रीजन बता दिया। अब देखो नेक्स्ट एक हमारा टॉपिक है, उसका नाम है इलेक्ट्रिकल रिजोनेंस। इलेक्ट्रिकल रिजोनेंस। अब ये रिजोनेंस क्या होता है इसके बारे में हम लोग को पहले थोड़ा सा समझना पड़ेगा। इसके लिए हम लोग चले चलते एक पार्क में। एक पार्क में देखो ये जमीन के ऊपर ये एक ऐसा स्टैंड लगा हुआ था, इस स्टैंड में लगा हुआ है एक झूला, ये है वो झूला, और इसके ऊपर आप ये पैर नीचे करके बैठे हुए। अब झूला अपनी जगह पे रखा हुआ है, क्या ये अपने आप मूव करना शुरू करेगा? नहीं। हम यहाँ पे ना आइडियल कंडीशन ले रहे हैं कि यहाँ पे कोई फ्रिक्शन नहीं है और एयर का भी कोई रेजिस्टेंस नहीं है। अब देखो यहाँ पे पीछे आपका एक दोस्त आया और आपके दोस्त ने आपको पीछे की तरफ खींच के रखा और छोड़ दिया, तो क्या होगा, स्विंग करने लगेंगे, झूला झूलने लगेंगे। इसको मैं थोड़ा सा रिप्लेस करता हूँ पेंडुलम से। तो देखो आपकी एक पोजीशन होगी ये,
बीच वाली पोजीशन होगी ये, और ये आखिरी पोजीशन होगी ये। आप ऐसे ऐसे झूला झूलने लगेंगे पेंडुलम को, यहां से यहां, ये पूरा एक साइकिल कंप्लीट करने के लिए जो समय लगता है उसे क्या कहते हैं, टाइम पीरियड। और पेंडुलम के लिए टाइम पीरियड क्या होता है, 2 पाई अंडर रूट रोप की लेंथ डिवाइड बाई जी। एक पेंडुलम के लिए टाइम पीरियड आप ऐसे करके निकाल सकते हैं। अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन है यहाँ पे कि मान लो पेंडुलम है हमारा, जब मैंने उसको, ये उसकी मीन पोजीशन थी, इससे ना मैंने उसको 30 डिग्री पे रखा और छोड़ दिया, तो पेंडुलम इधर जाएगा, आइडियल कंडीशन इधर भी 30 डिग्री तक के जाएगा और वापस इधर आ जाएगा। तो यहां से यहां जाना और यहां से यहां आना, इसमें एक साइकिल कंप्लीट हुई। इसमें जितना टाइम लगा मान लो वो है 5 सेकेंड फॉर एग्जाम्पल। अब एक बात बताओ कि इस पेंडुलम को मैंने, अब इसकी इनिशियल पोजीशन से ना यहां तक तो 90 डिग्री हो जाएगा, मान लीजिए 30 डिग्री के बजाय अब मैंने उसको 60 डिग्री तक के ऊपर ले लिया। अब मैंने इसको रिलीज किया, तो ये इस डायरेक्शन में भी कितना जाएगा, 60 डिग्री, फिर वापस आके इधर भी 60 डिग्री। इसने एक साइकिल कंप्लीट किया। एक बात बताओ, अब इसमें इसको ज्यादा टाइम लगेगा या कम टाइम लगेगा, सेम टाइम लगेगा। क्योंकि देखो टाइम पीरियड थीटा बीटा पे डिपेंड नहीं करता है, किस पे डिपेंड करता है, वो पेंडुलम की लेंथ पे और जी पे। जी तो भाई अर्थ के कारण इसको आप चेंज नहीं कर सकते, लेंथ पे आपने कांस्टेंट रखी है। पता है इसको आपने ज्यादा एंगल ले लिया तो अपनी स्पीड बढ़ा लेगा ये, क्योंकि ज्यादा डिस्टेंस कवर करें, पर टाइम उतना ही लेगा। आप चाहो तो इसको उठा के पूरा 90 डिग्री तक के रख दो और छोड़ो, तो जितना टाइम उसमें लेगा ना, चाहो तो यहाँ पे 5 डिग्री पे रखो, लेकिन बहुत स्लो ऐसा मूव करेगा, और यहाँ पे रखोगे तो बहुत फास्ट मूव करेगा। तो देखो भले ही इसकी स्पीड बढ़ गई, लेकिन इसका टाइम पीरियड तो सेम हो रहा है। और हमको पता है कि टाइम पीरियड इज इक्वल टू क्या होता है, 1/फ्रीक्वेंसी। अगर टाइम पीरियड सेम है तो फ्रीक्वेंसी भी सेम। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, नंबर ऑफ साइकिल पर यूनिट टाइम। जब एक साइकिल का टाइम कांस्टेंट है तो नंबर ऑफ साइकिल पर यूनिट टाइम भी क्या होंगे, सेम रहेंगे। ये बात बच्चों को समझ में आ गई। अब मैंने ये इसलिए बताया कि अब आप ना यहाँ पे स्विंग कर रहे थे, थोड़ा थोड़ा स्विंग कर रहे थे, अब आपका दोस्त सोचा कि आपको मजा नहीं आ रहा होगा, थोड़ा सा आपका एम्पलीट्यूड और बढ़ाना चाहिए, तो वो आपके पीछे आके खड़ा हो गया। अब देखो उसको आपको धक्का देना पड़ेगा ताकि आपका एम्पलीट्यूड और बढ़ जाए, आपको और मजा आने लगे। पर यहाँ पे एक खास चीज है, आपका दोस्त को फिजिक्स भी आना चाहिए। ये आपकी मीन पोजीशन थी, ये आपकी इस तरफ की एक्सट्रीम पोजीशन है, ये आपकी इस तरफ की एक्सट्रीम पोजीशन है। आपका दोस्त खड़ा है यहाँ पे। अब देखो आप ऐसे ऐसे करके स्विंग कर रहे हो, उसको आपको धक्का लगाना है। क्या कभी भी धक्का लगाने से काम चल जाएगा, नहीं। आपको पता है अगर आप इधर से इधर आ रहे हो और उसने धक्का लगा दिया तो आपका एम्पलीट्यूड और कम हो जाएगा। आप आ रहे थे इधर और उसने धक्का दे दिया आपको, तो आपका एम्पलीट्यूड कम हो जाएगा। एम्पलीट्यूड तब बढ़ेगा जब आप इधर से इधर आए, जब आप इधर जा रहे हो आपका मोशन ऑलरेडी इधर है, और अगर उसने एक और पुश आपको दे दिया, अब आपका एम्पलीट्यूड, अब आप यहाँ तक ही नहीं जाओगे, अब आप और आगे तक के जाओगे। अब आप वापस आ रहे थे, अगर उसने बीच में धक्का दे दिया, आपकी स्पीड कम हो जाएगी, आपका एम्पलीट्यूड कम हो जाएगा। यहां से ये यहां तक की जाएगा, जब ये वापस जा रहे हैं तब इसको धक्का दो तो इसका एम्पलीट्यूड और बढ़ जाएगा, दीवार फाड़ के निकल जाएगा, आप पूरे चक्कर लगा लोगे। पॉसिबल है नहीं। तो यहाँ पे मेन चीज क्या है, हमारी फ्रीक्वेंसी। देखो उसको हर बार धक्का लगाना है, पर धक्का कब लगाना है, जब आप इधर आके इधर जाना शुरू करें। तो इसको अपनी फ्रीक्वेंसी आपकी फ्रीक्वेंसी से मैच करना पड़ेगा। मान लो आप हर 2 सेकंड के बाद यहाँ पहुंचते हो, तो इसको हर 2 सेकंड के बाद धक्का लगाना, फिर 2 सेकंड के बाद धक्का लगाना। सोचो अगर 3 सेकंड के बाद धक्का लगाया तो हो सकता है आप वापस लौट रहे हो, तो गलत टाइम पे धक्का लग जाएगा। तो देखो ये क्या है, ये ना सोर्स है, और ये क्या है, हमारा सिस्टम। अगर आप चाहते हो कि एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो, तो सोर्स और सिस्टम की फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। जो एग्जांपल है बहुत वाहियात एग्जांपल है, लेकिन उसी से समझ में आता है। क्या फ्रीक्वेंसी का मतलब आप समझ गए, जब वो उधर से इधर आता है तो उसको 2 सेकंड लगते हैं। और आप एक चीज बहुत अच्छे से जानते हैं, चाहे वो कितना भी ऊपर जाए इसको टाइम तो सेम लगने वाला है।
वो 2 सेकंड बाद ही इधर आता है, तो हम 2 सेकंड बाद ही धक्का है, आंख पे पट्टी बांध दो और 2 सेकंड बाद धक्का देते रहो, अपने आप उसका एम्पलीट्यूड बढ़ता है। तो फ्रीक्वेंसी हमेशा सेम होनी चाहिए, किसकी किसकी, सोर्स और सिस्टम की। अगर आप एम्पलीट्यूड बढ़ाना चाहते हो, लेकिन आप चाहते हो कि आपका दोस्त से ज्यादा एम्पलीट्यूड ना हो, तो फ्रीक्वेंसी कुछ भी रख दो इसके अलावा। हाँ, तो देखो रेजोनेंस अभी पहुंचूंगा मैं उसके ऊपर कि रेजोनेंस आखिर है क्या चीज। तो इतना तो बच्चे लोग समझ गए कि सोर्स और सिस्टम की सेम फ्रीक्वेंसी होगी तो हमको मैक्सिमम एम्पलीट्यूड मिलेगा, मतलब मैक्सिमम हाइट तक में जाएगा। यहाँ पे हमको हाइट चाहिए थी मैक्सिमम, तो हम लोगों ने काम किया। अब हम लोग लौट के आते हैं अपने सर्किट के ऊपर। ये हमारा एक प्यारा सा सर्किट था जिसमें रेजिस्टेंस था, एक इंडक्टर था और एक कैपेसिटर लगा हुआ था। यहाँ पे ये एसी सोर्स लगा हुआ था, यहाँ पे ये E इज इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, इससे ये ईएमएफ सप्लाई कर रहा था। एक बात बताओ, इस सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा? टोटल रेजिस्टेंस यानी कि इंपीडेंस, और उस इंपीडेंस की वैल्यू कितनी होगी? आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स टी का स्क्वायर। एक बात बताओ, यहाँ पे ये मैक्सिमम ईएमएफ है। अब आप लोगों को पता है ईएमएफ इज इक्वल्स टू होता है आई इंटू आर। यहाँ पे इस सर्किट का रेजिस्टेंस कितना है? जेड। तो मैं इसको लिख देता हूँ E इज इक्वल्स टू आई जेड। की फॉर्मूला हमको ओम ने दिया है कि सर्किट के टोटल रेजिस्टेंस को मल्टीप्लाई कर देना। यहाँ हमारे सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस का नाम जेड है, इसलिए मैं E इज इक्वल्स टू आई जेड लिखता हूँ। अब देखो यहां से अगर आप करंट की वैल्यू निकालो तो करंट की वैल्यू क्या आ जाएगी? E अपॉन जेड। अगर आपने मैक्सिमम वोल्टेज रखा तो आपको मैक्सिमम करंट मिलेगा। अब एक बात बताओ, अगर किसी बच्चे को मैक्सिमम करंट चाहिए तो रेजिस्टेंस की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए कि कम होनी चाहिए? कम से कम होनी चाहिए। अब यहाँ पे देखो ये है हमारा रेजिस्टेंस। क्या इसमें से आप रेजिस्टेंस को निकाल सकते हैं? नहीं, जरूरी है सर्किट के लिए। तीनों चीजें जरूरी है सर्किट के लिए। हम इसको भी नहीं निकाल सकते, इसको भी नहीं, इसको भी नहीं, तीनों तो रहेंगे ही रहेंगे। पर देखो यहाँ पे अगर हम लोग कुछ ऐसा जुगाड़ कर ले कि एक्सएल और एक्सी की वैल्यू सेम हो जाए, तो कितना मजा आएगा। इस पूरे की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। और हमारा टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? अंडर रूट आर स्क्वायर के बराबर। स्क्वायर से ये कट जाएगा और क्या बचेगा? सिर्फ आर। यानी इन दोनों के कारण कोई रेजिस्टेंस ही नहीं मिलेगा, दोनों एक दूसरे को कट कर दी। तो वो कंडीशन जिसमें Z की वैल्यू मिनिमम हो जाए और करंट मैक्सिमम हो जाए, इसी को हम क्या कहेंगे? रेजोनेंस। क्या समझ में आ गई? बच्चों ने देखा कि सर यहाँ पे Z का जो फॉर्मूला है वो ये फॉर्मूला है, और हम करंट कैसे निकालते हैं? E अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। तो बच्चों ने कहा कि सर एक काम करो ना, जब तीनों चीजें आप लगा ही रहे हो तो मार्केट से ऐसा वाला इंडक्टर और ऐसा वाला कैपेसिटर खरीद के लाओ कि इसका जो रेजिस्टेंस और इसका जो रेजिस्टेंस दोनों की वैल्यू सेम है। अगर दोनों की रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम होगी तो दोनों एक दूसरे को कट करके 0 बन जाएंगे, और इन दोनों का कोई इफेक्ट देखने सर्किट में है पर उनका कोई इफेक्ट देखने नहीं मिलेगा, उनका रेजिस्टेंस काउंट ही नहीं होगा। क्या उनका रेजिस्टेंस सेपरेट सेपरेट 0 है? नहीं, दोनों का सेपरेट सेपरेट रेजिस्टेंस है, और वो दोनों को आपस में कट हो गए 0। तो इस कंडीशन में हमको ये कितना मिलेगा? मिनिमम मिलेगा Z की वैल्यू। और Z की वैल्यू अगर मिनिमम है तो सर्किट से हम मैक्सिमम करंट ड्रॉ कर सकते हैं। आपको पता है हमारा जो पंखा है, पंखे के अंदर में कॉइल लगी होती है, सबको पता है ये बात। तो कॉइल तो लगी हुई है हमारे फैन के अंदर में, ये L कॉइल। और कॉइल बनी किसकी है? वायर की। और अगर वायर है तो उसमें क्या होगा? रेजिस्टेंस होगा। तो देखो हमारे सर्किट में फैन में रेजिस्टेंस भी और इंडक्टर भी। तो थ्योरेटिकली इसका जो रेजिस्टेंस है ना, कैपेसिटर को नहीं लगाना, बाद में लगाएंगे। हमारे पंखे को चलाने के लिए चाहिए एक कॉइल, कॉइल के पास होगा रेजिस्टेंस। तो पता है इसका जो Z होता है ना, वो होता है R का स्क्वायर प्लस XL का स्क्वायर। इतना सारा रेजिस्टेंस होता है। तो हम लोगों ने क्या किया, जानबूझ के इसमें एक कैपेसिटर लगा दिया, और उस कैपेसिटर का रेजिस्टेंस ना बिल्कुल एक्सएल के बराबर है। तो वो लगाने से क्या हुआ? इसको लगाने से हमको पता है कि उसका रेजिस्टेंस हमेशा इससे माइनस होता है, और यहाँ पे Z इज इक्वल टू मात्र हमको आर मिलता है। उनको आपने रेजिस्टेंस की वैल्यू को कम कर दिया, ऐसे ही हम लोग काम करते हैं। तो हमने रेजिस्टेंस की वैल्यू को कम कर लिया, तो हमको देखो मैक्सिमम करंट मिल रहा है हमारे पंखे में। हमको हम चाहते हैं पंखा जो है उसको मैक्सिमम करंट मिले,
यार हम जितना वोल्टेज दे रहे हैं उसका मैक्सिमम पार्ट, मैक्सिमम करंट इसको मिलना चाहिए, फालतू में रेजिस्टेंस में खर्च ना हो जाए। तो हमारा मेन मोटो क्या होगा आज के बाद, कि हम लोग ना एक्सएल और एक्सी की वैल्यू को सेम कर दें। सेम करने से क्या होगा, आपको इम्पीडेंस की वैल्यू मिनिमम मिलेगी, और इम्पीडेंस अगर मिनिमम है तो आपको करंट मैक्सिमम मिलेगा। सर तो मैं ऐसा कैसे करूं? ठीक है, हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? भाई आपका टास्क क्या है, एक्सेल को एक्ससी के इक्वल करना है। एक्सेल का फॉर्मूला क्या होता है, ओमेगा एन, और एक्ससी का फॉर्मूला क्या होता है, 1/ओमेगा सी। अब देखो आपने जब इंडक्टर खरीद के लाया था, ये एल की वैल्यू कांस्टेंट थी, इस सी की वैल्यू कांस्टेंट थी, हम ना सिर्फ फ्रीक्वेंसी के साथ खेल रहे हैं। तो मैंने एक ऐसी फ्रीक्वेंसी रखी है जिसको मैं ओमेगा आर नाम दे रहा हूं, जिससे ये दोनों बराबर हो जाए। देखो एक्स एल का फॉर्मूला होता है ओमेगा इंटू एल, और एक्ससी का फॉर्मूला होता है 1/ओमेगा सी। जरूरी नहीं कि ये और ये हमेशा इक्वल है, पर मैं ओमेगा की ऐसी वैल्यू चूज करता हूँ कि ये और ये दोनों आपस में बराबर हो जाए। एक खास ओमेगा पर ही ऐसा पॉसिबल हो पाएगा, मानते हो इस बात? उसी खास ओमेगा को मैंने क्या नाम दिया है, ओमेगा आर, फ्रीक्वेंसी एट रिजोनेंस। तो एक्सएल और एक्ससी जब आपस में इक्वल हो जाएंगे तब जेड की वैल्यू मिनिमम होगी, इसी को हम क्या बोलते हैं, रिजोनेंस। उस समय जो फ्रीक्वेंसी होगी उसी को मैंने क्या नाम दिया है, ओमेगा आर। तो चलो ओमेगा आर को यहाँ से कैलकुलेट करते हैं। ओमेगा आर, ये वाला ओमेगा आर इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ओमेगा आर का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/LC, या ओमेगा आर इज इक्वल टू 1/√LC। और ओमेगा क्या होता है, 2πf। यहाँ पे भी हम लोगों ने आर लगा दिया, ओमेगा क्या होता है, 2πf, रेगुलर फ्रीक्वेंसी और ये फ्रीक्वेंसी। तो 2πf इज इक्वल टू क्या मिल गया हमको, ये। तो यहाँ से ये फ्रीक्वेंसी हमको कितनी मिल जाती है, 1/2π√LC। आपको पता है कि हमारे घरों में जो फ्रीक्वेंसी आती है वो फिक्स है। सोर्स जो है वो हमेशा 50 हर्ट्ज हमको सप्लाई कर रहा है, और हमारी जो कॉइल लगी हुई है पंखे में उसका एल भी फिक्स है। तो पता है हम कैपेसिटर ऐसी कैपेसिटी का यहाँ पे चेंज करते हैं कि हमको इसको पूरा यहाँ पे वैल्यू पुट करने पे क्या मिल जाए, 50 हर्ट्ज मिल जाए। क्योंकि हमारे सिस्टम की फ्रीक्वेंसी कितनी है, सॉरी सोर्स की 50 हर्ट्ज। हम यही चाहते हैं ना, थोड़ी देर पहले हमने देखा सोर्स और सिस्टम की फ्रीक्वेंसी सेम होना चाहिए। अब जहाँ पे करंट बन रहा है वो 50 हर्ट्ज पे बनता है, तो वहां से 50 हर्ट्ज पे बन के आ रहा है। अब मेरा ये जो सिस्टम है, मैं चाहता हूँ कि ये भी ना उसी फ्रीक्वेंसी पे काम करे, उसी फ्रीक्वेंसी पे काम करे। तो उसके लिए क्या होना चाहिए, इसकी फ्रीक्वेंसी 1/2π/LC। पंखे के लिए कॉइल हम लोगों ने पहले से खरीद के लगा दी है, तो एल की वैल्यू कांस्टेंट। अब हम ना एक ऐसा कैपेसिटर लेके आएंगे कि जिसकी वैल्यू यहाँ पुट करने पे ये जो फ्रीक्वेंसी आए ना, वो हमारे सोर्स की फ्रीक्वेंसी के बराबर होना चाहिए। अब अगर मान लो तुम यूएसए चले गए, वहां पे फ्रीक्वेंसी 60 हर्ट्ज होती है, भाई पंखे की कॉइल तो वही रहेगी, आप क्या करना है, कैपेसिटर चेंज करेंगे। ऐसा कैपेसिटर लगा देना कि ये कितना आ जाए, 60 आ जाए। इसके बाद हम अपना पंखा लेके चले गए मून पे, और मून पे फ्रीक्वेंसी होती है मान लो 80 हर्ट्ज, तो पंखे की कॉइल वही रखना। क्या करना, कैपेसिटर ऐसा लगाना कि उसकी वैल्यू यहाँ पुट करने पे यहाँ 80 मिल जाए, फ्रीक्वेंसी सेम, हमको मैक्सिमम करंट मिले। इसी को हम लोग अब लिखते हैं। लिखिएगा इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस, इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस in an RLC circuit, in a RLC circuit, comma, the condition at which impedance bracket में Z is minimum and current is maximum. Current is maximum.
is called रेजोनेंस. इस कंडीशन को हम रेजोनेंस कहते हैं. क्या है रेजोनेंस? मिनिमम इंपेडेंस मैक्सिमम करंट. अब इसमें पैराग्राफ चेंज करके लिखना. द फेनोमेना ऑफ रेजोनेंस इज the phenomena of resonance is common among systems that have tendency to oscillate. That have tendency to oscillate at a particular frequency. Full stop. This frequency is called the natural frequency. Natural frequency of oscillation of the system. Of oscillation. Repeat कर रहा हूँ. The phenomena of resonance is common among systems that have a tendency to oscillate at a particular frequency. Full stop. This frequency is called the natural frequency of oscillation of the system. आप अपने घर जाना, पंखे का डब्बा निकालना ढूंढ के, उसमें देखना उस पंखे की इंडक्टेंस की वैल्यू कितनी है. आपको L की वैल्यू दे रखी है. उसके बाद कैपेसिटर को निकालना, उस पर लिखा रहता है कि इसकी कैपेसिटी कितनी है. तो कैपेसिटी भी लिखी हुई है. तो अपने पंखे की नेचुरल फ्रीक्वेंसी निकाल लेना, वो हो जाएगी 1/2 पाई अंडर रूट L से. और देखना ये जो वैल्यू आएगी ना, किसके बराबर होगी? 50 के बराबर. ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे घर में जो फ्रीक्वेंसी आ रही है ना करंट की, वो कितनी? 50 हर्ट्ज. एक्चुअली 50 हर्ट्ज आ रही है, इसलिए हमको अपना सिस्टम ऐसा बनाना पड़ा है कि उसकी खुद की फ्रीक्वेंसी भी कितनी हो? 50 हर्ट्ज. यानी हमारा दोस्त हर 2 सेकंड में धक्का लगा रहा है, तो हमारा जो झूला है उसको ऐसा रखेंगे खुद से कि हम 2 सेकंड के बाद ही पूछे, क्योंकि हमको सही धक्का लगेगा. ठीक है, समझ में आया? तो आगे लिखिएगा. पैराग्राफ चेंज करके. इन सच अ सिस्टम, सॉरी, इफ सच अ सिस्टम is driven by, if such a system is driven by an energy source. तो देखो ये हमारी नेचुरल फ्रीक्वेंसी थी और ये किसके द्वारा ड्रिवन है? एक एनर्जी सोर्स. The system is driven by an energy source, comma, whose frequency is equal to the natural frequency of system. हमने जो पंखा खरीद के लाया है उसके L और C की वैल्यू पुट करके देखिए उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी आ रही है. अब हमने देखा कि हमारे घर में जो सप्लाई आ रही है ना, उसकी भी फ्रीक्वेंसी सेम है. तो बल्ले बल्ले. Natural frequency of the system, then the amplitude of oscillations, becomes large. यानी कि करंट की वैल्यू, आप करंट ऐसे ऑसिलेट करते रहते हैं, कम ज्यादा कम ज्यादा कम ज्यादा, उसकी आपको मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी. Frequency of the system, then the amplitude of oscillation becomes large and resonance is said to be occur. तो रेजोनेंस की कंडीशन आप समझ गए. मिनिमम Z होगा तो करंट की वैल्यू मैक्सिमम होगी. Becomes large and resonance is said to be occur. ये जो मैंने डेरिवेशन किया था अभी, इसी को हमको करना है. आप लोग लिखिएगा सीरीज RLC सर्किट. इसमें ये डायग्राम बना लेंगे. ये वाला डेरिवेशन मैं करा रहा हूँ फिर से, जो कि थोड़ी देर पहले हमने बोर्ड पे किया. ये है R, ये L और ये C. ये है हमारा सोर्स. तो यहाँ पे देखो बड़ी अच्छी चीज है, इस सर्किट का जो रेजिस्टेंस है ये तो कांस्टेंट. यहाँ पे ध्यान से देखिए,
इस सर्किट का जो रेजिस्टेंस ये आर हमने लगाया है ये तो कांस्टेंट है, लेकिन 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 एक्स एल इज इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा एल, और एक्स सी इज इक्वल टू क्या होता है, 1/ओमेगा सी। अब यहाँ पे देखो एक चीज, अगर ये वाला ओमेगा जो है आपने इसको बढ़ाना शुरू कर दिया तो एक्सएल की वैल्यू क्या होगी, बढ़ जाएगी, और ओमेगा सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यानी कि दोनों का ना उल्टा इफेक्ट करता है। अगर आपने इस फ्रीक्वेंसी को कम करना चालू कर दिया तो एक्सएल की वैल्यू कम हो जाएगी और एक्ससी की वैल्यू बढ़ जाएगी। दोनों के बीच में इनवर्स रिलेशन है। तो हम लोग क्या करने वाले हैं पता है, z इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का स्क्वायर। यहाँ पे हमको कुछ z मिल रहा था, एक्सएल की कुछ वैल्यू थी, मान लो इसकी वैल्यू थी 50 और इसकी वैल्यू कितनी थी 10। अब देखो इसकी वैल्यू ज्यादा दिख रही है, इसकी वैल्यू कम दिख रही है, तो आपको क्या करना होगा, फ्रीक्वेंसी को यहाँ पे कम करना है। जैसे जैसे आप फ्रीक्वेंसी कम करोगे एक्सएल की वैल्यू कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, और साथ ही साथ इसकी वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। थोड़ी देर के बाद ये हो जाएगा 45, ये हो जाएगा 15, फिर थोड़ी देर के बाद ये हो जाएगा 30, मान लो ये हो जाएगा 20, थोड़ी देर के बाद हो सकता है ये 25 हो जाएगा और ये भी 25, क्योंकि ये कम हो रहा है और ये बढ़ रहा है। आपने फ्रीक्वेंसी को कम करना शुरू किया तो ये कम होते जाएगा, और यहाँ पे नीचे है ओमेगा, इसलिए ये बढ़ता चला जाएगा। तो दोनों एक साथ, एक कम हो रहा है और एक बढ़ रहा है। एक ऐसा टाइम आएगा ना जिसमें दोनों की वैल्यू सेम हो जाएगी, तो वही टाइम पे क्या होगा, यहाँ पे 25 माइनस 25 ये हो जाएगा 0। तो दोनों अभी भी है पिक्चर में, लेकिन दोनों ने एक दूसरे से क्या कर दिया, कट कर दिया। तो लिखिएगा, तो सेम आ रही है सोर्स। नहीं नहीं देखो, सोर्स पे फ्रीक्वेंसी सेम आ रही है। इस रिजोनेंस वगैरह का यूज हम लोग कहाँ पे करते हैं, जैसे कि हमारी रेडियो होता है, रेडियो आपने देखा उसको हम लोग ट्यून करते हैं, तो जो फ्रीक्वेंसी आ रही है ना उससे हम अपने सिस्टम को मैच करने की कोशिश करते हैं। अब इसका एप्लीकेशन में समझाऊंगा, अभी बस ये कॉन्सेप्ट समझते चले जाओ कि एक्सेल एक्स को हम कैसे मैनिपुलेट कर सकते हैं। हम लोग फ्रीक्वेंसी को चेंज करते जाएंगे और ये मैनिपुलेट होते जाएंगे। तो देखो हमारा जो सिस्टम होता है, जैसे कि यहाँ पे रेडियो के बहुत सारे बैंड आ रहे हैं, 94.3 एफएम, 98.3 एफएम, 101, 104, बहुत सारी फ्रीक्वेंसी। लेकिन हमको क्या चाहिए, अगर हमारे सिस्टम की फ्रीक्वेंसी उस फ्रीक्वेंसी के बराबर हो गई तो मैक्सिमम करंट फ्लो हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, अपनी फ्रीक्वेंसी को ना चेंज करते रहते हैं, चेंज करते रहते हैं, चेंज करते रहते हैं। कैसा टाइम आता है कि इसकी फ्रीक्वेंसी और जो फ्रीक्वेंसी आ रही है वहां से दोनों सेम हो जाती है, सेम होती है, जिसमें मैक्सिमम करंट मिलता है और हमें वही वाला चैनल सुनाई देता है। तो हमें वही वाला चैनल सुनाई देता है, फ्रीक्वेंसी को हम लोग चेंज करते हैं। आप चाहो तो सिस्टम की फ्रीक्वेंसी को चेंज करो, या चाहो तो आप सोर्स की फ्रीक्वेंसी को चेंज करो, बस फ्रीक्वेंसी सेम करना है। तो ये हम लोग कैसे कर सकते हैं, अभी देखो ओमेगा को मैनिपुलेट करके कर सकते हैं, लेकिन अगर ओमेगा फिक्स है तो हमको क्या करना पड़ेगा, सी और एल की अलग अलग वैल्यू लेना पड़ेगा। ऐसे एक सर उसने दोनों में अलग अलग फ्रीक्वेंसी कैसे, दोनों की फ्रीक्वेंसी हमेशा सेम होगी, लेकिन एक्सएल की वैल्यू और एक्ससी की वैल्यू अलग अलग आएगी। लेकिन फ्रीक्वेंसी को तुम ऐसा सेट करो कि ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम आ जाना चाहिए, तो आप मैथमेटिकल इक्वेशन निकालो, दोनों को इक्वेट कर दो तो ओमेगा की कॉमन वैल्यू आ जाएगी। तो देखो हमें अगर फ्रीक्वेंसी सिस्टम और सोर्स की सेम करना है, अगर सोर्स की कांस्टेंट है फ्रीक्वेंसी यानी ओमेगा कांस्टेंट है, तो हम सी और एल को चेंज करेंगे। लेकिन अगर सी और एल मतलब अगर ये अगर वेरी कर सकते हैं तो हम लोग एल और सी को कांस्टेंट रखेंगे, ओमेगा को चेंज करेंगे। भाई तुमको इसको और इसको बराबर करना है ना, चाहे तो एल और सी को मैनिपुलेट कर, चाहे तो ओमेगा को मैनिपुलेट कर। हम इसको सिंपल वे में समझ रहे हैं अभी कि हम ओमेगा को मैनिपुलेट करेंगे। ओमेगा बढ़ेगा तो एक्सएल बढ़ेगा और ये कम होगा, और अगर ओमेगा कम होगा तो ये बढ़ेगा और ये कम हो जाएगा। तो हम लोग एक ऐसी वैल्यू पे पहुंचेंगे जहां पे दोनों की वैल्यू बराबर हो जाए और ये दोनों मिलकर एक दूसरे को कट करें। ठीक है, लिखिएगा, एट वेरी लो फ्रीक्वेंसी, सही डायग्राम। हाँ एक डायग्राम के बाद ये लिख लेना, आर इज इक्वल टू कांस्टेंट, एक्सएल इज इक्वल टू ओमेगा एल, और एक्स सी, ये एक्स सी इज इक्वल टू 1/ओमेगा सी।
तो ये इक्वेशन देख के आपको समझ में आना चाहिए कि अगर फ्रीक्वेंसी बहुत कम है तो एक्सएल की वैल्यू नेग्लिजिबल हो और इसकी वैल्यू लार्ज, और एट वेरी हाई फ्रीक्वेंसी इसकी वैल्यू बहुत कम होगी और इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा होगी। लिखिएगा, एट वेरी लो फ्रीक्वेंसीज एक्सएल इज नेग्लिजिबल। एग्जाम में आप लोग क्या लिखेंगे, पूरा नाम लिखेंगे, इंडक्टिव रिएक्टेंस इज नेग्लिजिबल। यहाँ पे एक्सेल से काम चल जाएगा। एक्सेल इज नेग्लिजिबल बट एक्ससी इज वेरी हाई, बट एक्सी इज वेरी हाई। नेक्स्ट पैराग्राफ, as the frequency of alternating EMF, as the frequency of alternating EMF is increased, comma, XL increases and XC decreases. इसके बाद लिखिएगा, बोर्ड पे लिख रहा हूं मैं, फॉर अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ ओमेगा, जिसको हम लोग कहेंगे ओमेगा आर, कोई तो एक ऐसी फ्रीक्वेंसी होगी जिसपे एक्सएल की वैल्यू एक्ससी के बराबर हो जाएगी। उसी फ्रीक्वेंसी को मैंने ओमेगा आर नाम दिया, तो इसको मैं लिख सकता हूँ ओमेगा आर एल इज इक्वल्स टू 1 अपॉन ओमेगा आर सी। यहाँ से ओमेगा आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एल सी, या ओमेगा आर इज इक्वल्स टू 1 अपॉन रूट ओवर एल सी, या 2 पाई एफ आर इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एल सी, या एफ आर इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट एल सी। ये दोनों इक्वेशन का नाम जहां मर्जी वहां यूज करूंगा, एक ये इक्वेशन और एक ये वाली इक्वेशन। ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ होता है, ये हमको सबको पता है, इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया। हो गया। नेक्स्ट इसमें लिखिएगा, नेक्स्ट टाइम, एट दिस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, देखो आपने क्या किया है, एक्सएल और एक्सी को इक्वल ले लिया है। एट दिस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, ब्रैकेट में एफ आर, ब्रैकेट के बाहर कॉमा, एस एक्सएल इज इक्वल्स टू एक्सी, देयरफॉर जेड इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर, जेड इज इक्वल्स टू आर का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, या जेड इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर, या जेड इज इक्वल्स टू आर। इसको हम बोल सकते हैं मिनिमम वैल्यू ऑफ इम्पीडेंस। ये ब्रैकेट के ऊपर ना स्क्वायर लगा हुआ, इसलिए जो कुछ भी आएगा वो हमेशा या तो 0 होगा या पॉजिटिव होगा। एक बार एक बच्चे ने पूछा था, सर इसको भी कुछ ऐसा करते हैं ना कि आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर हो जाए और सर्किट का रेजिस्टेंस 0 हो जाए। उनका बिल्कुल कर सकते हो, यहाँ पे कुछ ऐसी वैल्यू रखो कि जिसका स्क्वायर करने पे भी बाहर निगेटिव निकले, तो हो जाएगा। नहीं रख सकते ना, बाहर स्क्वायर लगा हुआ है, जो कुछ भी निकलेगा वो पॉजिटिव होगा या 0 होगा, इसलिए ये तो रहेगा ही रहेगा। ये शुरुआत से पहले चैप्टर से और आखिरी तक के रहेगा। तो Z इज इक्वल टू R, ये मिनिमम वैल्यू है इम्पीडेंस की, और इम्पीडेंस है क्या, रेजिस्टेंस ही है सर्किट का। जब सर्किट का रेजिस्टेंस मिनिमम हो गया तो आपको करंट मैक्सिमम मिलेगा। लिखिएगा, so here impedance of RLC circuit is minimum. So here impedance of RLC circuit is minimum, and hence the current becomes
मैक्सिमम। और देखो z इक्वल टू आर आ चुका है, तो भले सर्किट में ना तीनों चीजें दिखाई देंगी, लेकिन मैं ई नॉट बाई आर लिख सकता हूँ डायरेक्ट, क्योंकि z इक्वल टू आर आ चुका है। तो रिजोनेंस के टाइम पे आप क्या लिख सकते हो, ई नॉट अपॉन आर। पहले सर्किट में एक्सएल और एक्सी दोनों हैं, पर आप उनको भूल जाना, जेड मत निकालो। क्वेश्चन में दिया रहेगा कि रिजोनेंस का टाइम है और बताओ एक्सएल की वैल्यू कितनी है, एक्सी की वैल्यू इतनी है, आर की वैल्यू इतनी है, बताओ करंट मैक्सिमम कितना मिल रहा है। तो हमको पता है रिजोनेंस पे एक्सएल इक्वल टू एक्सी होता है, तो क्यों वैल्यू पुट करके यहाँ पे ये सब करके इसको इसके इक्वल निकालेंगे। तो सीधा क्या करेंगे, रेजोनेंस बोला है ना, तो ई नॉट बाई आर खत्म। एक चीज याद रही। तो ये जो हमारी फ्रीक्वेंसी है ना एफ आर, इसी को हम लोग रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी कहते हैं। अब देखो, अब एक ग्राफ बनाने के लिए आता है कि रिजोनेंस कंडीशन के ऊपर करंट और फ्रीक्वेंसी के बीच में आप ग्राफ बनाए। तो देखो, मैं यहाँ पे आई वर्सेस ओमेगा ये वाला ग्राफ बनाने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे देखो, अगर इस डायरेक्शन में ओमेगा है और इस डायरेक्शन में करंट की वैल्यू है, तो यहाँ पे देखो एक पर्टिकुलर ओमेगा की वैल्यू ऐसी है ओमेगा आर, जिसके ऊपर करंट हमको क्या मिलता है, मैक्सिमम मिलता है। ओमेगा आर ये रिजोनेंस वाली फ्रीक्वेंसी है, रिजोनेंस वाली फ्रीक्वेंसी पे मिनिमम होता है रेजिस्टेंस और करंट होता है मैक्सिमम। तो इस वाली फ्रीक्वेंसी पे पता है इनको करंट मिलने वाला है क्या, मैक्सिमम। अब देखो फॉर्मूला, z इज इक्वल्स टू आर का स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का स्क्वायर। एक्सएल माइनस एक्ससी इसकी वैल्यू हमको 0 मिली, तो z इज इक्वल्स टू आर, इसलिए हमको करंट मैक्सिमम मिला है। अब आपने फ्रीक्वेंसी को जरा सा भी चेंज किया, तो क्या एक्सएल और एक्ससी की वैल्यू सेम होगी, नहीं। यानी कि क्या अब ये 0 मिलेगा, नहीं। और पॉजिटिव मिले चाहे निगेटिव मिले हमको टेंशन नहीं, क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ। यानी कि हमेशा z की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी। और अगर सर्किट का रेजिस्टेंस बढ़ा तो करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम। अच्छा एक बात बताओ, एक्सएल बढ़ गया और एक्ससी कम हो गया, तो सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, या एक्ससी बढ़ गया और ये कम हो गया तो भी बढ़ेगा, क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है, दोनों के डिफरेंस का स्क्वायर। तो चाहे ओमेगा की वैल्यू बढ़े चाहे ओमेगा की वैल्यू कम हो, करंट को तो हमेशा गिरना है। तो इसका जो ग्राफ बनता है वो कुछ इस टाइप से बनता है। देखो जब फ्रीक्वेंसी बहुत कम थी, मान लो ये वाली फ्रीक्वेंसी थी ओमेगा 1, फ्रीक्वेंसी बहुत कम है, तो एक्स एल इज इक्वल टू ओमेगा एल, इसकी वैल्यू भी बहुत कम है। लेकिन एक्स सी इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा सी, फ्रीक्वेंसी बहुत कम है, तो एक्स सी की वैल्यू क्या है, बहुत ज्यादा है। कम माइनस ज्यादा का स्क्वायर, मतलब कुछ तो एक यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू आएगी। अगर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू देखो बहुत ज्यादा है, ये ओमेगा 2 बहुत ज्यादा है, अगर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू बहुत ज्यादा है, ये ओमेगा 2, तो एक्सएल की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, ज्यादा। और एक्ससी की वैल्यू क्या होगी, 1 अपॉन ओमेगा 2, बहुत ज्यादा है, ये वैल्यू क्या हो जाएगी, बहुत कम। ये बहुत ज्यादा, ये बहुत कम, दोनों का डिफरेंस आएगा कुछ ना कुछ। तो फ्रीक्वेंसी चाहे कम हो चाहे फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो, आपको इन दोनों का गैप हमेशा बहुत बड़ा दिखाई देगा। और इनका गैप बढ़ गया मतलब रेजिस्टेंस बढ़ गया, रेजिस्टेंस बढ़ गया मतलब करंट की वैल्यू कम हो गई। तो रिजोनेंस वाली कंडीशन, सीधी बात है ना यार, रिजोनेंस वाली फ्रीक्वेंसी पे हमको मिनिमम रेजिस्टेंस मिल रहा है, तो करंट मैक्सिमम होगा, उसके अलावा बाकी हर जगह करंट क्या होगा, कम होगा। तो ये वाला ग्राफ बनता है। पर यहाँ पे देखो एक और चीज, रिजोनेंस के ऊपर z इज इक्वल टू क्या मिलता है, r। अगर हम एक अच्छा ढंग का सर्किट बनाए और रेजिस्टेंस की वैल्यू भी कम रखें, तो ये रेजिस्टेंस भी कम हो जाएगा। देखो z इज इक्वल टू r है ना, तो सर्किट का जो रेजिस्टेंस है, देखो दो टाइप के सर्किट बनते हैं, जैसे कि कॉइल्स होती है, कुछ कॉइल एल्यूमिनियम की बनती है। आजकल के पंखे वगैरह देखना, उसमें एल्यूमिनियम की कॉइल है, उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, कॉपर वाइंडिंग का रेजिस्टेंस कम होता है। तो आर की वैल्यू को भी अपना मॉडिफाई करके
इस सर्किट इस डायग्राम को मॉडिफाई कर देंगे। मान लो आपने रेजिस्टेंस बढ़ा दिया तो इम्पीडेंस भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम। मान लो इस समय ना रेजिस्टेंस इज इक्वल टू था 10 ओम। अगर किसी शरारती बच्चे ने रेजिस्टेंस को 100 ओम कर दिया तो पता है ये वाला जो कर्व होगा ना, ये कुछ ऐसा मिलेगा, ये R इज इक्वल टू 100 ओम। भाई रेजिस्टेंस बढ़ गया तो करंट की वैल्यू कम होगी। यही समझ में आया? मैं फिर से बताता हूँ कि देखो रेजोनेंस के ऊपर हमको मैक्सिमम करंट मिलता है। क्यों मैक्सिमम करंट मिलता है? क्योंकि Z इज इक्वल टू सिर्फ R, इन दोनों के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है। अगर हम रेजिस्टेंस की वैल्यू को कम या ज्यादा करें तो Z की वैल्यू कम ज्यादा हो जाएगी। तो देखो XL और XC तो सेम है भाई। हमने क्या किया, अब बहुत अच्छा कॉपर वायर लगाए, उससे क्या हुआ, हमारे सर्किट का रेजिस्टेंस कम हो गया। कम हो गया तो देखो अब हमको मैक्सिमम करंट और अच्छा मिला। तो शायद समझ नहीं आएगा, नहीं समझ आया? देखो हमारा सर्किट जो है उसमें आई नॉट इज इक्वल टू क्या है, ई नॉट अपॉन जेड। लेकिन रिजोनेंस कंडीशन में क्या होता है, एक्सएल इज इक्वल टू एक्ससी होता है। इसलिए जेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का स्क्वायर। अगर ये दोनों बराबर हैं तो जेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर। सर्किट का रेजिस्टेंस इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस के बराबर। अगर अब यहाँ पे आप निकालोगे इसको तो देखो आई नॉट इज इक्वल टू इस फॉर्मूले से निकालोगे, Z की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, R लिख सकते हो रेजोनेंस कंडीशन में। अब आप अगर बहुत ज्यादा R रखोगे, R की वैल्यू बहुत ज्यादा है तो करंट कम मिलेगा, और अगर आपने रेजिस्टेंस बहुत कम रखा तो आपको आई नॉट की वैल्यू ज्यादा मिलेगी। तो हमारा पूरा फोकस सिर्फ इसी पे नहीं रहता है कि हम एक्सएल और एक्सी को बराबर कर दें तो हमको मैक्सिमम करंट मिलेगा। अबे इस R को ध्यान दो, इस R को भी कम रखो। सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस इन तीनों पे डिपेंड कर रहा है ना, आर, एक्सएल और एक्ससी पे। इन दोनों का काम तो आपने कर दिया, इसका भी थोड़ा सा ध्यान रखिए, क्योंकि सर्किट का रेजिस्टेंस आर के ऊपर भी डिपेंड है। अगर आर की वैल्यू कम करोगे ना, जितना कम करते जाओगे करंट उतना ज्यादा मिलता चला जाएगा। अब आर को 5 ओम कर दो तो आपको करंट और ज्यादा मिलेगा, ये लो और ज्यादा करंट मिलेगा। अगर आपने रेजिस्टेंस को रखा है कितना, 5 ओम, अगर रेजिस्टेंस को 500 ओम कर दिया तो ये करंट अब ज्यादा मिलेगा ही नहीं, ये ऐसा मिलेगा। तो चलिए इस डायग्राम को बना लो। देखो पहले द वेरिएशन ऑफ सर्किट, पहले लिख लो द वेरिएशन ऑफ सर्किट पीक करंट। ये पीक करंट है, इसको हम लोग आई नॉट बोलेंगे। इस रेजिस्टेंस के लिए ये वाला आई नॉट है, इस वाले रेजिस्टेंस के लिए ये आई नॉट है, इस वाले रेजिस्टेंस के लिए ये आई नॉट है। एक्चुअली तीन अलग अलग सर्किट का मैंने डायग्राम बनाया है। एक में रेजिस्टेंस की वैल्यू ये थी, एक में ये थी, और एक में ये थी। समझ रहे हैं? तीन अलग अलग सर्किट है, तीनों के रेजिस्टेंस अलग अलग है। जिसका रेजिस्टेंस कम उसमें करंट ज्यादा मिलेगा। तो लिखेगा द वेरिएशन ऑफ सर्किट पीक करंट with the changing frequency of applied voltage is shown in figure. अब इस डायग्राम को बना लो 1 मिनट में। बनिए हाँ? एक ही दिखा दो, कोई दिक्कत नहीं, बाकी समझाने के लिए मैंने बनाया कि जब सर्किट का करंट Z पे डिपेंड कर रहा है और Z R पे डिपेंड कर रहा है तो R पे भी चेंज करके देखिए। चलिए लिखिएगा, 2 पॉइंट लिखना है इनको छोटे छोटे इस डायग्राम के बारे में। नंबर 1, इट इज क्लियर दैट
it is clear that for frequencies ये देखिए बोर्ड पे देखिए, for frequencies less than or greater than the resonance frequency, करंट की वैल्यू क्या हो जाती है, कम। ये वाले पॉइंट पे देखो करंट की वैल्यू इतनी है और ये वाले पॉइंट पे भी करंट की वैल्यू इतनी है, लेकिन रिजोनेंस के ऊपर करंट की वैल्यू इतनी है। तो रिजोनेंस पे हमको करंट मैक्सिमम मिलता है। रिजोनेंस से कम फ्रीक्वेंसी हो या रिजोनेंस से ज्यादा फ्रीक्वेंसी हो, करंट की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। तो लिखिएगा, इट इज क्लियर दैट फॉर फ्रीक्वेंसीज ग्रेटर देन और लेस देन ओमेगा आर, the value of peak current are less than the maximum current value, ब्रैकेट में आई नॉट, उसके बाद दूसरा पॉइंट लिखना, एट ओमेगा इज इक्वल्स टू ओमेगा आर, यानी अगर हमारे सिस्टम की फ्रीक्वेंसी रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी के इक्वल हो गए, एट ओमेगा इज इक्वल्स टू ओमेगा आर, द वैल्यू ऑफ पीक करंट इज मैक्सिमम। देखो ओमेगा आर के ऊपर हमको मैक्सिमम करंट मिल रहा है, द वैल्यू ऑफ पीक करंट इज मैक्सिमम, ब्रैकेट में आई नॉट। के बाद लिखिएगा एप्लीकेशन, तो इसका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ होता है, टीवी पे, रेडियो पे, और वो जो पुलिस वाले वाईफाई डिवाइस होते हैं, वायरलेस डिवाइस, हाँ वॉकी टॉकी, उसमें भी वो लोग फ्रीक्वेंसी को सेट करते हैं। तो अगर उन्होंने सेम जो बाहर से सोर्स की जो फ्रीक्वेंसी आ रही है, अपने सिस्टम की फ्रीक्वेंसी भी उतनी उन्होंने रख ली है, उनकी सिस्टम में मैक्सिमम करंट फ्लो होता है, उनको सेंस करता है, मैक्सिमम करंट मिलने लगा फिर उसी को डिकोड करके वही बातें होकर सुनाता है। ठीक है, दो लोगों की मोबाइल है, दोनों ने अलग अलग फ्रीक्वेंसी रखी, रेडियो को अलग अलग स्टेशन सुनाई देते, तो सोर्स की फ्रीक्वेंसी अलग अलग है, उन्होंने अपने सिस्टम की फ्रीक्वेंसी अलग अलग करनी है, उनको अलग अलग मैक्सिमम करंट मिलती है। ये समझ में नहीं आ रहा है कि इसको अलग कर मतलब उधर से अलग फ्रीक्वेंसी आ रही तो देखो आपको अपने सिस्टम में चाहिए मैक्सिमम करंट, अगर सिस्टम में मैक्सिमम करंट चाहिए तो जो सिस्टम की फ्रीक्वेंसी है वो सोर्स की फ्रीक्वेंसी से बराबर होनी चाहिए। अब जो सोर्स है वहां से एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे एमिट कर रहा है, आपने क्या किया है कि फ्रीक्वेंसी कुछ और रखी, ये देखो आपका दोस्त हर 2 सेकंड में यहाँ पे आ रहा है, लेकिन आप कभी अभी तक तो मारते हो, कभी 5 सेकंड के बाद तो दोनों की ऑसिलेशन मैक्सिमम है, ऑसिलेशन कभी भी मैक्सिमम नहीं मिलेगा, तो रुक जाएगा थोड़ी देर में। लेकिन अगर आप उसे एक पर्टिकुलर टाइम के बाद पुश कर रहे हैं तो उसका एम्पलीट्यूड बढ़ता चला जाएगा, और ये क्या करता है, एक खास एम्पलीट्यूड के ऊपर जब पहुंच गया उसी को फिर आपको सुनाना शुरू करता है। हमने क्या किया, वहां से फ्रीक्वेंसी आ रही थी, अपनी फ्रीक्वेंसी बिल्कुल इसके मैच कर रही है, आप देखना कभी मैच नहीं होती, थोड़ी सी कम ज्यादा होती है, उसका हार्ट सुनाई देती है, क्योंकि वो अभी मैक्सिमम एनर्जी तक पहुंचा नहीं है। तो इसका यूज कहाँ कहाँ पे होता है, टीवी में, रेडियो में, वॉकी टॉकीज में, वायरलेस डिवाइसेस में, एप्लीकेशंस। Series resonance circuit is used. Series resonance circuit is used in radio and TV receivers etc. Series resonance circuit is used in radio, TV receivers etc. रेडियो एंड टीवी रिसीवर्स etc. वॉकी टॉकी भी लिख सकते हो। चलिए नेक्स्ट टॉपिक लिखिए, हाफ पावर फ्रीक्वेंसी। हाफ पावर फ्रीक्वेंसी। अच्छा एक बात बताइए, पावर इज इक्वल टू क्या होता है, आई स्क्वायर इंटू आर। अगर आप चाहते हैं कि पावर आधा हो जाए तो आपको करंट की वैल्यू कम करनी पड़ेगी या बढ़ानी पड़ेगी,
कम करनी पड़ेगी। कितनी कम करनी पड़ेगी? अगर किसी बच्चे ने करंट को आधा कर दिया तो पावर क्या हो जाएगा? अरे 1/4 हो जाएगा पावर। करंट को आधा नहीं करना है, करंट को किससे डिवाइड करना है? √2 से। तो अगर हमने करंट नया वाला क्या रखा, I/√2, इसका स्क्वायर इंटू आर, तो पावर इज इक्वल टू क्या मिलेगा? I² बाई 2। तो पावर को अगर आधा करना है तो करंट को क्या कर दो? √2 टाइम्स कम कर दो। तो ये बात दिमाग में घुस गई। पावर को अगर आप चाहते हो आधा करना तो करंट को √2 से डिवाइड करना पड़ेगा। क्या बेटा? हाँ, IRMS की वैल्यू। पर देखो हमेशा ये नहीं कि मैक्सिमम हमको करंट मिल रहा है, बस जो भी करंट आपके सर्किट का है, IRMS क्या होता है? मैक्सिमम करंट अपॉन √2। हमें हो सकता है मैक्सिमम करंट ना मिल रहा हो, हमें जो भी पावर अभी मिल रहा है किसी भी करंट से, आप चाहते हो पावर आधा हो जाए तो जो करंट है उसको √2 टाइम कम कर देना। अब यहाँ पे देखो, मैं एक डायग्राम फिर से बना रहा हूँ, ये वाला हमारा, ये वाला डायग्राम। यहाँ पे देखो ये कौन सी फ्रीक्वेंसी होगी? ओमेगा आर। अब यहाँ पे जो हमको करंट मिल रहा है, मान लो ये हमारा करंट मिल रहा है फॉर एग्जांपल IRMS मैक्सिमम। ये वाला जो मैं ग्राफ बना रहा हूं ना, ये करंट, RMS और ओमेगा के बीच में बना रहा हूं। मेरी मर्जी में किसी के बीच में करंट बना सकता हूँ, सॉरी डायग्राम बना सकता हूँ। ओमेगा और I0 के बीच, ओमेगा और IRMS के बीच, ओमेगा और I एवरेज के बीच, जिसमें मर्जी चाहे उसमें बना लूं। तो मैंने IRMS और ओमेगा के बीच में बनाया। तो करंट की RMS वैल्यू ले लो, चाहे एवरेज ले लो, चाहे मैक्सिमम वैल्यू ले लो, तो मैक्सिमम कब मिलेगी? ओमेगा आर। ओमेगा आर है क्या? ऐसी फ्रीक्वेंसी जिसमें करंट मैक्सिमम मिलता है। अगर कोई पूछे ओमेगा आर क्या है, तो वो फ्रीक्वेंसी जिसमें करंट मैक्सिमम मिलता है। बन गया डायग्राम। अब देखो यहाँ पे जो हमको पावर मिल रहा था, यहाँ पे जो हमको पावर मिल रहा था, PRMS मैक्सिमम पावर मिलेगा क्योंकि हमको मैक्सिमम करंट मिल रहा है। तो PRMS इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? RMS मैक्स का स्क्वायर इंटू आर। लेकिन आप चाहते हैं कि ये पावर क्या हो जाए? हाफ हो जाए। अगर ये पावर हाफ हो जाए तो आपको करंट की वैल्यू कितनी करना पड़ेगा? IRMS/√2। देखो यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी है? IRMS मैक्स। IRMS मैक्स, ये जो हमने ग्राफ बनाया है ये RMS वैल्यू और ओमेगा के बीच में बनाया है। तो हर जगह हमको RMS वैल्यू मिल रही है, लेकिन यहाँ पे RMS वैल्यू क्या होगी? मैक्सिमम। तो इसीलिए मैं लिख रहा हूँ IRMS मैक्सिमम। RMS वैल्यू यहाँ भी मिल रही है पर वो अभी मैक्सिमम नहीं है। तो यहाँ पे देखो, मैं एक ऐसी खास फ्रीक्वेंसी के ऊपर आके रुक गया जहां पे करंट कितना मिल रहा है हमको? IRMS मैक्स का √2 टाइम्स कम करना। कितना करंट हमको मिल रहा है? ये ऐसी कमाल की फ्रीक्वेंसी मिली, इसको मैंने नाम दे दिया ओमेगा 1। और साथ ही साथ देखो, जब आप इस तरफ आओगे तो यहाँ पे भी एक ऐसा पॉइंट मिल रहा है जिसकी फ्रीक्वेंसी ओमेगा 2 है और करंट कितना है? IRMS मैक्स का √2 टाइम्स कम। तो ये जो दोनों फ्रीक्वेंसी है ना, इनके बीच का जो गैप होता है उसी को हम क्या कहते हैं? बैंडविड्थ कहते हैं। आप लोगों ने नाम सुना होगा। कई बार चीजें पहली बार पढ़ो समझो ना, फिर समझ में नहीं आती कि उसका क्या एप्लीकेशन है, क्यों पढ़ रहे हैं, लेकिन बाद में चीजें धीरे धीरे क्लियर होगी। कभी जितना समझ में आ रहा है उतना सीखते जाओ, समझते जाओ। मैंने आपको क्या बताया कि हमको पावर क्या मिलता है? मैक्सिमम पावर IRMS मैक्स का स्क्वायर इंटू आर। आप चाहते हो पावर आधा हो जाए तो करंट को आपको √2 टाइम्स कम करना पड़ता है। तो देखो मैंने क्या किया, यहाँ पे √2 टाइम्स करंट यहाँ पे मिल रहा है, मैंने इससे यहाँ पे ये लाइन ड्रॉ कर दी, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसी मिली वो थी ओमेगा 1 ओमेगा 2। देखते समझ आया? तो ओमेगा 1 ओमेगा 2 इसको हम लोग बोलते हैं लोअर हाफ पावर फ्रीक्वेंसी, और इसको हम कहते हैं अपर हाफ पावर फ्रीक्वेंसी।
और यहाँ पे हमको एक नया टर्म डिफाइन करना है जिसको हम कहते हैं क्या, बैंडविड्थ। बैंडविड्थ, तो यही क्या होता है, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, या कई जगहों पे इसी को लिखा होता है F2 माइनस F1, है तो दोनों ही फ्रीक्वेंसी, और ज्यादा जो इसका नाम चलता है वो क्या है, F2 माइनस F। यहाँ पे देखो हमको दो फ्रीक्वेंसीज का डिफरेंस निकालना है। दो फ्रीक्वेंसी खास बात क्या है कि उनके ऊपर जो पावर मिलता है ना, वो मैक्सिमम पावर का आधा मिलता है। तो ऐसी दो फ्रीक्वेंसी हमको मिलेगी, दोनों फ्रीक्वेंसी के बीच का जो गैप है वही क्या कहलाता है, बैंडविड्थ। देखो सर्किट में हमको ऐसा, यहाँ पे मैक्सिमम करंट मिल रहा था तो पावर मैक्सिमम मिल रहा था, पता नहीं हमें क्या शौक जाता कि पावर आधा करना है। अगर पावर आधा करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, करंट को √2 टाइम्स कम करना पड़ेगा। तो मैंने करंट को √2 टाइम्स कम किया और यहाँ से लाइन खींचा तो मुझको यहाँ पे कट मिला और यहाँ पे कट, तो उसकी करेस्पॉन्डिंग हमको फ्रीक्वेंसी मिल गई क्या, ओमेगा 1 और ओमेगा। तो वहां पे हमने एक नया टर्म लेके आए हैं, बैंडविड्थ नाम का। बैंडविड्थ क्या होता है, ऐसी दो फ्रीक्वेंसी के बीच का गैप है जिसपे पावर हमको मैक्सिमम पावर का आधा मिलता है। हमने एक नया टर्म डिफाइन किया, इसका यूटिलाइजेशन है आगे इसलिए। तो एक ऐसा हम लोग को बैंडविड्थ मिला है, मतलब एक फ्रीक्वेंसी का गैप जिसमें पावर जो होता है मैक्सिमम पावर का आधा मिलता है, आधा। क्या इतना तो समझ में आया? लिखिएगा इसमें, पहले तो डायग्राम बनाइएगा। तो फिर से डायग्राम बनाता हूँ। हम लोग डायग्राम बनाएंगे, इसमें यहाँ पे लिखिएगा ओमेगा और यहाँ पे लिखिएगा IRMS। तो RMS वैल्यू और ओमेगा के बीच का ये ग्राफ। तो देखो ये ग्राफ हमको ना कुछ इस तरीके का मिला। हमको मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट कहाँ मिलती है, जब हमारी फ्रीक्वेंसी होती है रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी के इक्वल। तो यहाँ पे हर जगह ना RMS करंट है, लेकिन इस पॉइंट की खास बात है, वो क्या है खास बात, इस पॉइंट पे जो RMS वैल्यू मिल रही है करंट की, वो मैक्सिमम IRMS मैक्स, हर जगह IRMS है, लेकिन वहां पे उसकी मैक्सिमम वैल्यू मिली। अब हमने क्या किया, पावर हमको आधा करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, IRMS मैक्स का √2 टाइम्स कम वाला करंट लेना पड़ेगा। अब मैं आपसे बोलूं ये वाली करंट पे फ्रीक्वेंसी क्या होगी, तो आप फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे? फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए आप क्या करेंगे, यहां से ऐसी हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे, इस कर्व को उसने जहां कट किया वहां से आप नीचे आएंगे, बोलेंगे सर एक ये वाली फ्रीक्वेंसी और एक ये वाली फ्रीक्वेंसी। इन दो ऐसी खास फ्रीक्वेंसी है जिसमें करंट ना हमको कितना मिल रहा है, मैक्सिमम का √2 टाइम्स कम मिल रहा है। और जब आप पावर की इक्वेशन में डालोगे ना तो आपको मिल जाएगा पावर हमको आधा मिलता है। इस पॉइंट पे देखो पावर कितना मिलेगा, IRMS का स्क्वायर इंटू R। और इस पॉइंट पे पावर हमको कितना मिलेगा, P डैश IRMS का स्क्वायर बाई 2 इंटू R। क्योंकि करंट की वैल्यू कितनी है, IRMS अपॉन √2, तो पावर कितना हो जाएगा, √2 का स्क्वायर 2। तो पावर देखो हमको आधा मिलने लगा। ठीक है, तो डायग्राम को कंप्लीट करो। इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं कि यहाँ पे फ्रीक्वेंसी F1 है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी FR है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी F2। लिखेगा इन RLC सर्किट, इन RLC सर्किट इसका मैं आप लोगों को यूज बता देता हूँ, पता नहीं वहां तक पहुंच पाएंगे कि नहीं। अच्छा आप एक बात बताओ, आप एक रेडियो लेके आए, अब इसकी फ्रीक्वेंसी को ना सेट कर लो। कई बार ऐसा फील किया कि दो स्टेशन एक साथ सुनाई दे रहे हैं, कभी किसी ने फील किया? वो वाला रेडियो जिसमें ना घुमाने वाला रहता है, कई बार उसमें देखना किसी आप फ्रीक्वेंसी पे जा रहे हो ना तो आपको दो दो स्टेशन एक साथ सुनाई देते हैं। ऐसा क्यों होता है? इसका रीजन ये है
कि जब आप ये वाला डायग्राम ऐसा बना रहे हो ना, ये देखो ऐसा डायग्राम, तो यहाँ पे ये ओमेगा आर, और यहाँ पे देखो अगर मैं दो अलग अलग फ्रीक्वेंसी ले लूं, ओमेगा 1 और ओमेगा 2, अबे जितना करंट इसमें मिल रहा है इसमें भी तो ऑलमोस्ट उतना ही करंट मिल रहा है। तो क्या करेगा, ये दोनों को पास होने देगा और दोनों को गाना हमको सुनाई देगा, एक गाना भी सुनाई दे रहा है और एक म्यूजिक भी सुनाई दे रहा है। तो आप चाहते हो कि कर्व ऐसा बने? बिल्कुल नहीं, हम चाहते हैं कि ना कर्व कैसा बने, ऐसा बने कि एक ओमेगा आर पे देखो एकदम शार्प, वहां पे ओमेगा आर, लेकिन जरा सा भी कम करो, देखो करंट की वैल्यू कितनी कम हो गई, तो वो स्टेशन हमको सुनाई नहीं देगा। तो इसकी चौड़ाई ज्यादा होनी चाहिए कि कम होनी चाहिए? कम से कम होनी चाहिए। उसको डिफाइन करने के लिए कुछ तो चाहिए था, तो हम लोगों ने क्या किया, ये बैंड विड्थ नाम की चीज है। बैंड विड्थ कम होना चाहिए कि ज्यादा? कम। जितना कम होगा ना हमारा इंस्ट्रूमेंट उतना बेटर परफॉर्म करेगा। वही सब कथा कहानी के लिए बैंड विड्थ हम लोग पढ़ रहे हैं। बैंड विड्थ ज्यादा मतलब खराब टाइप का सिस्टम है, बैंड विड्थ कम यानी कि सिस्टम हमारा बहुत सुंदर है। ठीक है, तो उसी बैंड विड्थ को हम लोग को पढ़ना है। इसीलिए मैंने बताया कि ये हाफ पावर, अरे कहीं पे भी चूज कर सकते थे, पावर 1/4 पे भी चूज कर सकते थे। हमको बस ये देखना है कि ये चौड़ा है कि कम चौड़ा है। हम लोग दो अलग अलग सर्किट को पढ़ेंगे, जिसमें एक में बैंडविड्थ ज्यादा होगा, एक में कम। इसका बैंडविड्थ कम है, वो हमारे लिए ज्यादा अच्छा है। ठीक है, तो लिखिएगा, इन आरएलसी सर्किट द करंट एट रेजोनेंस इज मैक्सिमम। इन आरएलसी सर्किट द करंट एट रेजोनेंस इज मैक्सिमम। फुल स्टॉप लगा के लिखिएगा, at both sides of the resonating frequency, at both sides of resonating frequencies, comma, the current decreases. The current decreases with, करंट डिक्रीज करता है फ्रीक्वेंसी को क्या करने पे? करंट डिक्रीजेस विथ फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करने पे या डिक्रीज करने पे? दोनों करने पे। अभी यहाँ पे देखो मैक्सिमम करंट मिल रहा है, फ्रीक्वेंसी को बढ़ाओगे तो भी करंट कम, फ्रीक्वेंसी को कम करोगे तो भी करंट कम। लिखिएगा, फ्रीक्वेंसी द करंट डिक्रीजेस विथ इंक्रीज और डिक्रीज इन फ्रीक्वेंसी, with increase or decrease in frequency. Full stop. Paragraph change. The power of a circuit is directly proportional. The power of a circuit is directly proportional to the square of current. Square of current. ब्रैकेट में लिखिएगा, P is proportional to I square. Full stop. If we want to decrease the power, if मैं रिपीट कर रहा हूं, the power of a circuit is directly proportional to the square of current. ब्रैकेट में लिखेंगे P is proportional to I square. P is equal to I square, आप फॉर्मूला हमको पता है। Full stop. If we want to decrease the power up to half, then the current should be 1/√2 times. Current should be 1/√2 times of its initial value. Of its initial value. आप लोगों ने डायग्राम बना लिए, तो देखो 1/√2 टाइम्स ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। पावर आपको आधा करना है तो करंट आपको 1/√2 टाइम्स तक पहुंचना पड़ेगा। फिर लिखिएगा नेक्स्ट लाइन, द डिफरेंस ऑफ हाफ पावर फ्रीक्वेंसी, द डिफरेंस ऑफ हाफ पावर फ्रीक्वेंसी। देखो इस फ्रीक्वेंसी पे भी हमको पावर हाफ मिल रहा था, देखो बोर्ड पे, इस फ्रीक्वेंसी पे भी हमको पावर हाफ मिल रहा है और इस फ्रीक्वेंसी पे भी पावर हमको हाफ मिल रहा है। तो दोनों फ्रीक्वेंसी का जो डिफरेंस होता है उसी को हम क्या कहते हैं, बैंडविड्थ।
और बैंडविड्थ क्या होनी चाहिए, ज्यादा या कम, कम से कम, जितनी कम उतना हमारा सिस्टम अच्छा रिस्पॉन्ड करता है। तो लिखिएगा द डिफरेंस ऑफ हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज इज कॉल्ड बैंडविड्थ, फुल स्टॉप। फिर नेक्स्ट टाइम में लिखना बैंडविड्थ, इसको हम बीटा या डेल्टा एफ को रिप्रेजेंट करते हैं, ये होता है F2 माइनस F1 के बराबर, F2 माइनस F1। तो यही हमको ना अगली क्लास में फाइंड आउट करना है, F2 माइनस F1 कितना होता है, ठीक है। तो डेरिवेशन हम लोग अगली क्लास में करेंगे। आप लोग कुछ क्वेश्चन के नंबर नोट कीजिए, वो आपको घर से बना के लाने। ये एक्सरसाइज के क्वेश्चन 7.1, 2, 3, 4, 6, 9, 10, 11। 10 अभी आप लोग से नहीं बनेगा, उसमें फ्रीक्वेंसी वाला आता है, तो उसको छोड़ दीजिएगा, बाकी सब बन जाएंगे। तो क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करके लाइएगा, ठीक है। तो